हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान की कला व संस्कृति। और राजस्थान की कला व संस्कृति में अपन जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत नवीनतम जो प्रकरण आपके सम्मिलित किए गए हैं उन पर हम चर्चा कर रहे थे। और उनमें भी हम राजस्थान की लोक नृत्य, राजस्थान की लोक चित्रकला और राजस्थान के जो लोकगीत हैं और राजस्थान की लोकगीतों की जो गायन की शैलियाँ हैं, जो लोक गायन शैली है राजस्थान में प्रचलित, उनकी बात हम जो है कर चुके हैं। और अंत में जब हम लोक गायन शैलियों की बात कर रहे थे उस दौरान जो है मैंने अंतिम विगत जो क्लास थी आपकी उसमें कुछ आधुनिक चित्रकारों का जिक्र आपसे किया था राजस्थान की चित्रकला के दौरान। तो वो हमारा संपूर्ण हो चुका था। नवीनतम प्रकरण के साथ आज हम फिर जो है रूबरू हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है राजस्थान में जो संगीत है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा सभी को। देखिएगा, आप तो इत्मीनान से मोबाइल लेके बैठे रहिए और आराम से एक एक चीज़ को समझिए। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, केवल आपको स्क्रीनशॉट लेना है और मैटर आपके फ़ोन में। और कैम स्कैनर से आप पीडीएफ भी बना सकते हैं, सभी सुविधाएं रहेगी। और आपको टेलीग्राम पे भी उपलब्ध हो जाएगी पीडीएफ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी बातें, हालांकि हमने एक स्पेशल वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाया था। राकेश सर ने जो वीडियो बनाया था जिसमें कुछ बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे कि हमें प्रॉब्लम होती है कि पीडीएफ कैसे निकालें और कहाँ से जाकर के क्लास देखें। बहुत सारी जो है शिकायतें थी, वो आप लोगों की उस वीडियो के माध्यम से जो है दूर कर दी गई हैं। वहाँ जाकर के आप देखिएगा, उसमें सारी बातें कि कहाँ से आपको ऐप खोलना है, कहाँ से क्या करना है, डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। तो सारी तमाम जो जानकारियाँ हैं उस संदर्भ में हमने प्रेषित कर दी हैं, तो वहाँ देख लीजिएगा। अब जो है संगीत की बात करते हैं। तो नवीनतम प्रकरण संगीत के 3 पक्ष हैं। एक तो पहला गायन, वादन और नृत्य। संगीत की बात करते हैं। और संगीत में थोड़ा सा व्यापक स्तर में अपन बात करें तो भारतीय जो वैदिक संस्कृति थी, वैदिक यानी ऋग्वेद आया, यजुर्वेद आया और सामवेद आया और अथर्ववेद आया। 4 प्रकार के वेदों की हम बात जब भारतीय संस्कृति के दौरान आर्यव्रत की जब बात करते हैं तो उस समय जो सामवेद है आपका, सामवेद जो है वो पूरे का पूरा किस पर आधारित है? संगीत पर आधारित है। सामवेद पे संगीत, ये जो संगीत है जिसकी अपन बात कर रहे हैं ये एक प्रकार का शास्त्रीय संगीत है। और शास्त्रीय संगीत का मतलब है जिसमें लय हो, ताल हो, गति यति का जो ध्यान रखा जाता है, उस हिसाब से संगीत की बात कर रहे हैं कि संगीत एक विशिष्ट प्रकार की शास्त्रीय संगीत की शैली होती है जिसमें लय, ताल, सुर और टाइम का ध्यान रखा जाता है कि कब उतार चढ़ाव जो है लय को देना है। जिस प्रकार से आप सभी के पास जो है 2 लैंग्वेज है रीड के अंदर, तो किसी के पास संस्कृत भी होगी द्वितीय लैंग्वेज या प्रथम लैंग्वेज के रूप में। तो वहाँ जब आप पाणिनि के माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं ना, ऐ यूण रील रिक ए योंग ऐ यौज हय व्रट लण, उसके बाद जैसे ही जो कर्म में आता है ना यमगणनम झबय झबगड़ दस खपजट, तब वो आता है इस तरह से माहेश्वर सूत्र। तो ये एक लय होती है, यानी पाणिनि ने जो शायद तपस्या की थी और भगवान शिव ने डमरू बजाया था, फिर उन गणों को गिन लिया और वो 14 माहेश्वर सूत्रों के रूप में हमारे सामने आते हैं। खैर, इन बातों को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं, संगीत की बात करते हैं। तो संगीत के 3 पक्ष हैं, एक गायन है, दूसरा वादन और तीसरा नृत्य। तीनों ही संगीत से रिलेटेड है। शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं तो शास्त्रीय संगीत क्या होता है? ये एक विशिष्ट गायन, वादन तथा नृत्य शैली का क्या है? एक सूचक है। समझ में आ गई बात? और सूचक कैसे है कि इसमें कुछ निश्चित नियमों का पालन किया जाता है शास्त्रीय संगीत के अंदर, इसलिए इसे शास्त्रीय संगीत की श्रेणी में रखा गया है। तो भारतीय जो शास्त्रीय संगीत की परंपरा है वो गुरु शिष्य परंपरा के सहयोग से बनती है। गुरु शिष्य परंपरा के सहयोग से, इस गुरु शिष्य परंपरा को ही आगे जाकर के कालांतर में इसने किसका रूप धारण कर लिया? इसको घराना कहने लगे। क्या कहने लगे? घराने के रूप में ये अपने सामने आया। और जिस घराने के अंदर जो संगीतज्ञ हुआ उसी के नाम पे उस घराने का आगे जाकर के कालांतर में नाम रखा गया। तो इसकी कुछ गायन शैलियाँ उसकी बात कर लेते हैं। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत ध्रुपद है एवं ख्याल गायन शैली प्रमुख है। एक तो ध्रुपद है, दूसरी ख्याल गायन है। तो इसकी बात करते हैं। ध्रुपद गायन में क्या होता है कि ध्रुपद जो गायन शैली है आपकी, इसकी बात करते हैं तो राजा मानसिंह तोमर के समय इसका क्या होता है? प्रारंभ होता है। ध्रुपद गायन शैली की हम बात कर रहे हैं। और इसकी जो ध्रुपद गायन की 4 वाणियां हैं, एक तो है गोरहारी, खंडारी, समझ में आई, डागुरी और नोहारी। ये 4 जो वाणियां हैं वो ध्रुपद गायन शैली की हैं। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, थोड़ा एग्जामिनर आपसे कठिन प्रश्न पूछने की कोशिश करेगा तो इस तरह का प्रश्न ध्रुपद गायन की शैलियां जो है आपसे पूछी जा सकती है, यानी वाणियां इससे पूछी जा सकती हैं, जो कि 4 है। गोहर हारी वाणी और खंडारी वाणी है, डागुरी है, नोहारी है। इन वाणियों का विकास
जो है मुगल काल में हुआ, यानी अकबर के समय माना जाता है। समझ में आई दोस्तों। तथा जो खंडारी और नौहारी जो वाणी है ये अपने राजस्थान से संबंध रखती हैं। कौन सी? खंडारी और नौहारी का विकास जो है राजस्थान से माना जाता है, इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से किसी ने भी टॉपिक नहीं करवाया है, केवल आप ध्यान दीजिए दोस्तों। आपको भविष्य में संगीत के बारे में जो है नवीनतम अपडेट ही पढ़ना पड़ेगा, बाद में आप में इसमें कुछ नहीं रहेगा। फिर जो है आधुनिक ध्रुपद धामर वाणी के डागर घराने को विकसित करने का श्रेय स्वाई राम सिंह को जाता है। जो डागर घराना है आपका आधुनिक, जो कि धामर वाणी का है ध्रुपद में, उसकी बात करते हैं तो ध्रुपद जो गायन शैली है इसके अंदर डागर घराना विकसित हुआ। और ये किसके काल में हुआ? तो राम सिंह के काल में हुआ, जो कि जयपुर महाराजा थे। और इनके जो दरबारी गायक बहराम खां हैं उनको जाता है डागर घराने का श्रेय जो है। बहराम खां किसके दरबारी गायक थे ध्रुपद गायन शैली के? तो ये राम सिंह के, जयपुर महाराजा राम सिंह के गायक थे। और यहीं से इन्हीं के द्वारा उत्पत्ति मानी जाती है। कौन से घराने की? डागर घराने की। देखिएगा, दिखाई दे रहा होगा सभी को, विजिबल है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में ख्याल शैली भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रमुख गायन शैली मानी जाती है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की वर्तमान में प्रमुख जो गायन शैली है शास्त्रीय संगीत की, वो कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, गायन शैली को माना जाता है। सभी को दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं कि ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक व प्रसिद्ध गायक एवं रचनाकार मनरंग खां को माना जाता है। यहाँ से सीधे सीधे वन लाइनर प्रश्न आपके आते हैं, इस बात का ध्यान रखना है कि ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक व प्रसिद्ध गायक एवं रचनाकार किसे माना जाता है? तो मनरंग खां को माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लाइन टू लाइन आपका प्रश्नों का समायोजन इसमें किया गया है, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल है सभी को। फिर जो है ख्याल के जो मेवाती घराना है उसका संबंध किससे है? तो हमारे राज्य से है, राजस्थान से। मेवाती घराने का संबंध राजस्थान से, जो कि ख्याल शैली का है। समझ में? फिर जो है मेवाती घराने के प्रमुख गायक जो हैं वो देखिएगा, पंडित मणिराम, आपको दिखाई दे रहा होगा, पंडित मणिराम है, पंडित जसराज है, पूर्णचंद है और प्रताप है। ये सारे के सारे मेवाती घराने के प्रमुख क्या हैं? गायक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। और हम जो है राजस्थान के संदर्भ में संगीत पढ़ रहे हैं। संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है, इसमें हमने विशेष चर्चा कर ली है। हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि वैदिक संस्कृति आपके जो है सिलेबस में, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो वैदिक काल में आप जाकर के राकेश सर से वहाँ पढ़िएगा और वहाँ बहुत अच्छे से उनका डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ पे सारी बातें मैं करूँगा तो वहाँ आप क्या देखोगे, तो देखिएगा। तो संगीत में आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम बात करते हैं वादन शैली के जो आपके घराने हैं, उसकी बात कर लेते हैं। वादन जो आपके घराने हैं वादन शैली के, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिएगा। वादन शैली के घरानों में बात करते हैं तो सोनिया घराना प्रवर्तक है सूरत सेन, तानसेन के पुत्र थे। सूरत सेन किसके पुत्र हैं? तानसेन के पुत्र माने जाते हैं। किसको? सूरत सेन को। वाद्य यंत्र इनका सितार था। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग? सितार का प्रयोग किया। सोनिया घराना है, प्रवर्तक सूरत सेन है, जो कि तानसेन के पुत्र है। वाद्य यंत्र सितार का प्रयोग इनके द्वारा किया गया। वादन शैली के घरानों की हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद आगामी देखिएगा, यह है बीनकार घराना। बीनकार जयपुर का घराना है। प्रसिद्ध वादक जो हैं सावल खां हैं, रजब अली हैं, सादिक अली हैं, मुशरफ खां, ये जो है सारे के सारे प्रमुख वादक माने जाते हैं बीनकार घराने के, जो कि जयपुर का है। फिर जो है नृत्य शैलियों की बात यहाँ पे आगे बढ़ते हुए करते हैं अपन। ठीक है, बीनकार घराना, और बीनकार घराने के बाद हम बात करेंगे दोस्तों एक और कुछ अन्य घरानों की। देखिएगा, नृत्य शैलियों की बात बाद में करेंगे। ये देखो दोस्तों, विजय वाला सभी को, तो पटियाला घराना, पटियाला घराना को देखिएगा। ये जयपुर महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक जो थे मियाँ कालू थे। कौन थे? मियाँ कालू थे। किसके दरबारी कवि? महाराजा राम सिंह के। और महाराजा राम सिंह कहाँ के थे? जयपुर के। और मियाँ कालू खां के दो शिष्य थे, एक तो अली बख्श और दूसरा था फतेह अली। कौन था? मियाँ कालू के दो शिष्य थे, अली बख्श और फतेह अली। तो संस्थापक जो है इस पटियाला घराना का अली बख्श को व फतेह अली को मानते हैं। किसको मानते हैं? अली बख्श और फतेह अली पटियाला घराना के संस्थापक है, जो कि मियाँ कालू के शिष्य थे। और मियाँ कालू जो था वो थे महाराजा जो राम सिंह थे आपके जयपुर के, उनके दरबारी गायक माने जाते थे मियाँ कालू को। और इनके आगे जाकर के दो शिष्य हुए, मैंने बताया, अली बख्श और फतेह अली।
और जब संस्थापक की बात आती है पटियाला घराना के, तो ये अली बख्श और फतेह अली आगे जाकर के पटियाला घराने की जो है स्थापना करते हैं। अग्रिम बात करते हैं, एक है अरतौली घराना। अरतौली घराना, इनकी वाणी जो है खंडार वाणी है, प्रवर्तक साहब खां थे, गायक भी थे इसके अतरौली घराने के। अतरौली घराना जयपुर घराने की क्या है, उपशाखा है प्रिय विद्यार्थियों, जयपुर घराने की क्या है, उपशाखा है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अतरौली घराने के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मानतौल खां इस घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए, उस बात का विशेष ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। मानतौल खां की एक उपाधि है, मिलती है हमें, इन्हें रुलाने वाला फकीर कहते हैं। क्या कहते हैं, रुलाने वाला फकीर के नाम से जानते हैं। तो रुलाने वाला जो फकीर है वो किसे कहा जाता है, मानतौल खां को कहा जाता है, जो इनकी उपाधि है और अतरौली घराने से ये संबंध रखते हैं। यहाँ की जो वाणी है वो खंडार वाणी है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। फिर आगामी घराने की चर्चा करते हैं। तो एक है किराना घराना, इसके प्रवर्तक है बंदे अली खां। समझ में आई, बंदे अली खां इसके प्रवर्तक थे किराना घराना के, और प्रसिद्ध गायक भी थे इसके। समझ में आई बात। और ये कहाँ के थे बंदे अली खां, बीकानेर के थे। सर्वाधिक प्रचलन जो है इस घराने का महाराष्ट्र में है। प्रमुख संगीतज्ञ है पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई, रोशन आरा, बेगम रज्जावली। समझ में आई, रोशन आरा बेगम और रज्जावली, ये जो है प्रमुख संगीतज्ञ है। कौन से घराने की बात कर रहे हैं, किराना घराना की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, जिसके प्रवर्तक बंदे अली खां थे, जो कि बीकानेर से संबंध रखते हैं, अपना बीकानेर के थे। फिर आगामी बात करते हैं अलादिया घराना। अलादिया जो घराना है, प्रवर्तक अलादिया खां, जो कि जयपुर के हैं। समझ में आई। ध्रुपद की गोहर जो वाणी एवं खंडार वाणी के प्रसिद्ध गायक है, यानी दोनों वाणियों के प्रसिद्ध गायक है। कौन सी, एक तो गोहर वाणी और दूसरी खंडार वाणी। किसकी बात कर ले, अलादिया खां की बात कर रहे हैं, जिसने कौन सा जो है घराना चलाया, अलादिया घराना चलाया। समझ में आई बात। और फिर जो है एक विशेष कलाकार है इसी घराने के, उसकी बात कर लेते हैं। किशोरी अमोनकर इस घराने की प्रसिद्ध गायिका है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलादिया घराने की कौन है, किशोरी अमोनकर, जो इस घराने की क्या है, प्रसिद्ध गायिका है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे सभी। तो हम जो है घरानों की बात कर रहे हैं, किसके अंतर्गत, संगीत के अंतर्गत। फिर जो है वादन शैली के जो घराने थे उनकी बात हम कर चुके थे, फिर भी मैं आपको स्क्रीन पे फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा। तो वादन शैली के जो घराने हैं, एक तो सोनिया घराना, प्रवर्तक सूरज सेन, जो कि तानसेन के पुत्र हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, वाद्य यंत्र सितार का प्रयोग करते हैं। बीकानेर घराना जयपुर का है, प्रसिद्ध वादक सावल खां, रज्जाब अली, सादक अली, मुशर्रफ खां आदि इसके प्रमुख क्या हैं, वादक हैं दोस्तों। फिर नृत्य शैली की बात करते हैं, तो शास्त्रीय नृत्य परंपरा में निम्न नृत्य किए जाते हैं। आप देखिएगा कौन कौन से नृत्य शास्त्रीय जो नृत्य शैली है उसके अंतर्गत किए जाते हैं। तो सबसे पहले कथक, फिर भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, ये जो सारे नृत्य शैली है वो शास्त्रीय नृत्य की है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फिर जो है एक नोट मैंने यहाँ लगा दिया, उसको पढ़िएगा दोस्तों। क्या है इसमें जानकारी की, उपरोक्त में कथक नृत्य शैली का उद्गम, यानी जो शास्त्रीय नृत्य है उनकी कथक शैली, जो ये कथक शैली है इसका उद्गम कहाँ से माना जाता है, तो राजस्थान से इसका उद्गम माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेगा कि मूल रूप से कथक हमारा है या हमारे राजस्थान का है। कथक के जो प्रमुख घराने हैं उनकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा। एक तो जयपुर घराना है, दूसरा लखनऊ घराना और तीसरा बनारस घराना है। तो 3 घरानों की बात हमने यहाँ पे की है कथक के संदर्भ में। तो कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व, यानी सबसे प्रसिद्ध या प्रतिनिधित्व जो करता है वो कौन सा करता है, जयपुर घराना आपका कथक हिंदू शैली का नृत्य जो नेतृत्व करता है या प्रतिनिधित्व करता है वो कौन सा है, जयपुर घराना है आपका। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना यानी सबसे पुराना घराना माना जाता है। जयपुर घराने की कितनी शाखाओं की बात कर रहे हैं अपन, 5 शाखाओं की बात यहाँ पे की है। तो जयपुर घराने की जो 5 शाखाएं हैं वो क्या है कि पांचों की पांचों शाखाएं अलग अलग गांवों में अलग अलग नाम के व्यक्तियों से जो है विकसित हुई। ये पांच शाखाएं हैं कथक की जो कि जयपुर घराने की हैं। तो ये अलग अलग गांवों में अलग अलग व्यक्ति के नाम से विकसित हुई, जैसे नथुलाल है, गिरधारी लाल है, शंकर लाल है, बद्री प्रसाद है और भानुजी हैं। इनके नाम से ये आगे जाकर के शाखाएं जो है इन्हीं के नाम पे चली आगे जाकर के। कौन से की बात कर रहे हैं, जयपुर घराने की। तो भानुजी शाखा जो है इस जयपुर घराने में सबसे प्रसिद्ध हुई आगे जाकर के। कौन सी शाखा की बात कर रहे हैं, भानुजी शाखा सबसे प्रसिद्ध हुई। जयपुर घराने के प्रवर्तक भानुजी को माना जाता है। किसको माना जाता है, भानुजी को माना जाता है। विशेष इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे।
जयपुर घराने में कथक नृत्य के साथ मुख्य भूमिका तबला अथवा पखावज वादक की भी है। किसकी है? देखिएगा, विजिबल होगा दोस्तों, अभी दिखाई नहीं दे रहा था आपको, शायद दोबारा से मैं बताऊंगा कि जयपुर घराने में कथक नृत्य के साथ जो मुख्य भूमिका है वो तबला अथवा पखावज वादक की होती हैं। तो ये कुछ नृत्य शैली में अपन जो है घरानों की बात कर रहे थे ये, और नृत्य शैली में हमने बात की है जो शास्त्रीय आपके नृत्य हैं जो भी है, भरतनाट्यम है, चाहे वो मोहिनी अट्टम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है और कथक नृत्य है आपका, इनकी बातें हमने। फिर हम बात करते हैं अष्टसाप संगीत की परंपरा की। तो अष्टसाप संगीत की परंपरा राजस्थान में अकबर के काल में विकसित हुई। देखिएगा दोस्तों, वर्तमान में इसका नया जो स्वरूप है वो हवेली संगीत के रूप में हमारे सामने आता है। हवेली संगीत की जो उत्पत्ति है नाथ द्वारा राजसमंद से मानी जाती है। राजस्थान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, हालांकि द्वारका से जो मूर्तियां यहाँ पर गोविंद के द्वारा और दामोदर के द्वारा लाई गई थी, पहले मारवाड़ लाई गई, फिर जो है वहाँ पे शरण नहीं मिली औरंगजेब के डर की वजह से, फिर मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अपने यहाँ नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया और 8 टाइम की जो पूजा थी यहाँ होती है, कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। और यहीं से पिछवाई चित्रकला हमने पढ़ी थी कि गायों का चित्रांकन, यशोदा माता का चित्र, प्रकृति चित्रण और कमला और इलायची जो आपकी महिला कलाकार थी वो भी नाथद्वारा में हमने बात की थी चित्रकला शैली के दौरान। दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि हवेली संगीत का पुष्टि मार्गीय मंदिरों में विशेष स्थान है। पुष्टि मार्गीय, समझ में आई कौन से मार्गीय? पुष्टि भक्ति से संबंधित है। पुष्टि मार्गीय मंदिरों में हवेली संगीत में वल्लभ जो संप्रदाय है आपका, जिसके जो प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं, तो वल्लभाचार्य जी यानी के द्वारा एक स्थापित जो संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय का हवेली संगीत में क्या है? प्रमुख योगदान है। हालांकि अष्टसाप की हमने बात की, तो अष्टसाप में आपको बता देता हूँ 1565 में अष्टसाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने की थी, जो कि वल्लभाचार्य के बेटे थे, जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठल नाथ के 4 शिष्य थे। समझ में आई बात? तो 8 व्यक्ति उसमें कुल मिलाकर के थे। कृष्णदास को अधिकारी बनाया गया था जो कि सबसे पारंगत थे। बाद में उन्होंने जो है उसको सत्ता को हथिया लिया था और आगे जाकर के इनमें मतभेद भी हुआ था। उस बात पे हमें बात नहीं करनी है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संगीत के अंदर प्रमुख संगीत ग्रंथ और रचनाकार, तो कुछ विशेष जो संगीत ग्रंथ है यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने आपको प्रदर्शित किए जाते हैं। तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नाट्य शास्त्र की। भरत मुनि का ग्रंथ है, हालांकि संस्कृत से रिलेटेड है, लेकिन संगीत ग्रंथ का दर्जा इसे दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर 14 माहेश्वर सूत्रों का उन्होंने अपनी नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि की रचना है। पाणिनि अष्टाध्यायी की है, अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि का ग्रंथ है, लेकिन नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है, जो कि किस पर है? संगीत पर लिखा हुआ एक ग्रंथ है। उसके बाद गीत गोविंद बहुत जगह जो है चित्रकला में भी हमें देखने को मिला और संगीत ग्रंथ है, उस पर चित्रांकन भी बहुत हुआ है। इसकी रचना जयदेव ने की थी और 12वीं सदी का ये ग्रंथ हमें देखने को मिलता है। संगीत रत्नाकर जो है शारंगदेव का है, जो कि 13वीं सदी का माना जाता है, संगीत ग्रंथ है। रागमाला, रागमंजरी ये पुंडरीक विट्ठल के हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं, जिन पे मैं निशान लगा रहा हूँ, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है संगीत राज, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया, ये जो है गीत गोविंद पे टीकाएं लिखी गई थी। टीका का मतलब होता है कि ग्रंथ का विस्तारित रूप लिखना, यानी छोटे रूप में टीका लिख देना, उस ग्रंथ का एक सार रूप हमारे सामने आ जाना, सार लिख देना उस ग्रंथ का, वो टीका कहलाती है। तो गीत गोविंद जो है जयदेव का ग्रंथ है, उस पर 3 टीकाएं लिखी थी महाराणा कुंभा ने, एक तो संगीत राज, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया, और चौथी जो है सूढ़ प्रबंध के नाम से भी मिलती हैं। उसका ध्यान यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अपने को नहीं लिखना है यहाँ। फिर जो है राग रत्नाकर, संगीत का क्या है, ये संक्षिप्त व्याकरण कहा जाता है राग रत्नाकर को, और राधा कृष्ण इसके क्या माने जाते हैं? राधा कृष्ण इसके प्रमुख रचनाकार के रूप में आते हैं। राधा कृष्ण की यह रचना है संगीत रत्नाकर, जो कि संगीत का संक्षिप्त क्या है? व्याकरण है। संगीत के बारे में इसकी लय ताल वगैरह की जानकारी दी गई है, और सवाई प्रताप सिंह के जो है काल का माना जाता है इसको। स्वर सागर उस्ताद चांद खां का है। स्वर सागर किसका है दोस्तों? उस्ताद चांद खां के द्वारा लिखा गया। इसके बाद है राम रासा, कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट के द्वारा सवाई जयसिंह के काल में लिखा गया था। राम रासा कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट के द्वारा, कलानिधि इनकी उपाधि थी लेकिन नाम क्या था? कृष्ण भट्ट, और सवाई जयसिंह के काल में जयपुर वाले जो शासक हुए राम रासा लिखा गया। समझ में आई बात? राधा गोविंद संगीत सार महर्षि ब्रजपाल भट्ट के द्वारा लिखित है, संगीत ग्रंथ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर राग कल्प द्रुम
जो कि कृष्णानंद व्यास के द्वारा रचित हैं। राग क्लुप्द्रुम जो कि ग्रंथ है, संगीत ग्रंथ, और लेखक कौन है? कृष्णानंद व्यास राइटर हैं इसके। और इसके बाद जो है गीत गोविंद जो कि जयदेव का अंग्रेजी रूपांतरण किया गया था, जयदेव का ग्रंथ है गीत गोविंद, उसका एडविन अर्नोल्ड ने अंग्रेजी रूपांतरण किया था। उसका नाम क्या मिलता है? द इंडियन सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। द इंडियन सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स के नाम से एडविन अर्नोल्ड ने गीत गोविंद का जो है अंग्रेजी में रूपांतरण किया, ट्रांसलेट किया गया है इसको भाई अंग्रेजी में, जो कि जयदेव का ग्रंथ है, 12वीं सदी में उन्होंने लिखा था। अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूपांकुश, अनूप राग सागर, अनूप रागमाला, भाव मंजरी, राग विवेक, ये सारे के सारे जो ग्रंथ हैं वो है भाव भट्ट के द्वारा लिखे गए हैं। किसके द्वारा? भाव भट्ट के द्वारा, जो कि महाराजा अनूप सिंह का दरबारी संगीतज्ञ था। कौन था? महाराजा अनूप सिंह का दरबारी संगीतज्ञ था भाव भट्ट। इसके द्वारा ये सारे के सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान हमें रखना है। फिर आगे बढ़ते हुए हम आगे बात करते हैं संगीत ग्रंथों में। एक है श्रृंगारहार जो कि राणा हमीर के द्वारा, राणा हमीर ये वही हैं सवाई माधोपुर वाले जो कि 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और चित्तौड़ का रणथंभौर में शाखा हुआ था, जो कि राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है। 1301 में हमीर की पत्नी रंगा देवी और बेटी पद्मला ने जो है यहाँ पे जोहर किया था। और इसके बाद नर्तन, निर्णय, द्वितीय प्रकाश, राग चंद्रोदय, राग नारायण, ये पुंडरिक विठल की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं? पुंडरिक विठल की दो विशेष रचनाएं पहले हम बात कर चुके हैं। एक तो थी आपकी रागमाला और दूसरी थी रागमंजरी, जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये भी इसके अलावा जो है आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। और रागमाला और रागमंजरी तो विशेषकर पुंडरिक विठल की बहुत बार पूछ ली जाती है संगीत ग्रंथों में। एक है ब्रजनिधि, ये जो ब्रजनिधि हैं ये दोस्तों ब्रजनिधि ग्रंथावली, समझ में आई बात? इसके जो राइटर हैं आपको मैं देख के बता दूं, स्वाई प्रताप सिंह है शायद, लेकिन यहाँ पे अपने पेंडिंग रखने हैं, आगे की क्लासों में आपको बता दूंगा। प्रताप सिंह को माना जाता है, मे भी, जहाँ तक, कोई बात नहीं दोस्तों, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन एक बार आप जो है इसके राइटर स्वाई प्रताप सिंह लिखें, स्वाई प्रताप सिंह। हालांकि मैं श्योर हूँ 99% यही है इसके राइटर, फिर भी जो है व्रजनीति ग्रंथावली के नाम से स्वाई प्रताप सिंह ने लिखा था ये ग्रंथ, जो कि एक संगीत ग्रंथ है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो संगीत ग्रंथों के बाद जो है हम नई बात करते हैं इसी संगीत के टॉपिक के अंतर्गत, जो प्रमुख शास्त्रीय संगीत गायक हैं उनकी बात कर लेते हैं। वहाँ से कई बार जो है प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है आपकी, उनमें प्रश्न पूछ लिया जाता है। हालांकि मैं बहुत तेज स्पीड में आपको ये करवा रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा। प्रमुख शास्त्रीय संगीत गायक आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना के हैं। कौन से घराने के हैं? जो आपका किराना घराना है उससे संबंध रखते हैं भीमसेन जोशी, और संगीत गायक हैं। फिर जो है जसराज, पंडित जसराज की बात की, ये मेवाती घराने के हैं और मेवाती घराने से इनका संबंध है, जो कि संगीत गायक हैं। और कुमार गंधर्व आपको दिख रहे होंगे, ये घराना जो है पटियाला घराना के प्रमुख गायकार माने जाते हैं, संगीतज्ञ माने जाते हैं, सॉरी। इसके बाद है गोकीबाई, जो कि पटियाला घराना की संगीतज्ञ गायक है। गंगूबाई हंगल, ये किराना घराने की हैं। तो किराना घराने के 1 और 2 की बात की है हमने, एक तो भीमसेन जोशी हैं और एक गंगूबाई हंगल हैं। और गोकीबाई पटियाला की है। कुमार जो गंधर्व है ये भी पटियाला से संबंध रखते हैं, अपने पटियाला घराने से। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से प्रश्न आ सकता है, देखिएगा दोस्तों, ये जो बातें मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वहाँ आप विशेष ध्यान रखेंगे, वहाँ से प्रश्न आने की 99 पॉइंट जो है संभावनाएं रहती हैं। देखिएगा, पंडित विश्व मोहन भट्ट, ये जयपुर निवासी हैं, जयपुर के निवासी हैं और प्रमुख क्या हैं? सितार वादक हैं। सितार के प्रमुख वादक माने जाते हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट को। और ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और उन्होंने एक एल्बम की रचना की थी, उस एल्बम का नाम था ए मीटिंग बाय द रिवर। ए मीटिंग बाय द रिवर पे इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था, समझ में आई दोस्तों। इसके बाद इन्हें पद्मश्री जो है वीणा वादन के लिए इन्हें दिया गया था 2000 में, सन 2000 में वीणा वादक हेतु दिया गया था। इसके बाद जो है
पद्म भूषण 2016 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। पंडित विश्व मोहन भट्ट की हमने बात की है। इसके बाद दोस्तों आपको श्री नारायण शर्मा जो कि मेवाड़ से हैं, उदयपुर से हैं, प्रमुख सारंगी वादक हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारंगी का वादन कर चुके हैं। पद्मश्री 1976 में इन्हें प्रदान किया गया और पद्म भूषण 1991 में, पद्म विभूषण 2005 में। तो यह मैंने क्यों लिखा है इसको थोड़ा जानने की कोशिश करें। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरस्कार श्री नारायण शर्मा को प्राप्त नहीं है। इस तरह से आपको 3 पुरस्कार उनके दे दिए जाएंगे और चौथा कोई अन्य दे करके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। या आपकी एक तरफ पंडित विश्व मोहन भट्ट, श्री नारायण शर्मा और गजल गायक, इस तरह के ऑप्शन रखे जाएंगे और सामने पुरस्कार दिए होंगे, उनको सुमेलित करवाया जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, विशेषकर रीट प्रतियोगी परीक्षा की जब अपन बात करते हैं। फिर जो है गजल गायक, ये जगजीत सिंह जग्गी के नाम से फेमस हुए और श्री गंगानगर के हैं। पद्म विभूषण 2003 में इन्हें मिल चुका है। राजस्थान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद मिला था। कब मिला था? 2012 में मिला था। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रमुख शास्त्रीय संगीत गायकों की। मेरे प्यारे लाडलो, आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से समझ आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो अब कुछ जो है दोस्तों आपके सामने संगीतकारों की बात मैं यहाँ पे करूँगा। तो संगीतकारों में हमें पढ़ना है। अब देखिएगा दोस्तों, आराम से आप साम्यता स्थापित कीजिए। कुछ संगीतकार, हमने शास्त्रीय संगीतकारों की बात कर ली है, कुछ संगीतकारों की बात यहाँ हम करने जा रहे हैं। तो देखिएगा स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा प्रमुख संगीतकार। तो नंबर 1 पे अल्लाह जिला बाई, जो कि हाजन अल्लाह जिला बाई के नाम से जानी जाती हैं और बीकानेर ज़िले की है। कहाँ की है ये अल्लाह जिला बाई? तो ये बीकानेर ज़िले की है। राजस्थान की प्रसिद्ध क्या है? मांड गायिका है। सभी इंपॉर्टेंट है। अब जो यहाँ पे आ रही हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसी कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है जिसमें ये टॉपिक लगा हो और इनमें से प्रश्न ना आया हो। आप इतिहास खंगाल के देख लेना, ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ है जहाँ इनमें से जहाँ प्रश्न नहीं आया हो और ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो, ऐसा कभी भी संभव नहीं हुआ है। तो विशेष ध्यान रखना है। हालांकि मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है रीट के अंदर। अंतिम दिनों में वो वीडियो आपको बताएंगे कि वो टॉपिक जो है आप ज़रूर देखें, वहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। और इसके अलावा जो है आप सलाह लेना चाहें, कोई भी बात करना चाहें, तो यहाँ पे मैं अपना नंबर भी आपको प्रेषित कर रहा हूँ। देखिएगा 8079034026 ये नंबर आप लिख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। तो फिर प्रमुख संगीतकार की बात करते हैं। अल्लाह जिला बाई बीकानेर जिले की हैं, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है। राजस्थान की क्या है? प्रसिद्ध मांड गायिका है। पद्मश्री 1982 में। पद्मश्री कब? 1982 में इन्हें दिया गया था। प्रमुख गीत जो है केसरिया बालम, आओ नी पधारो हमारा देश, इस तरह का। और राजस्थान जो पर्यटन विभाग है उसके राजस्थान के पर्यटन का लोगो भी है। क्या है? आओ नी पधारो हमारा देश। पहले इससे पहले था जाने क्या दिख जाए, और वर्तमान में देख लीजिएगा, हालांकि ये चेंज होता रहता है, करंट का विषय है तो इसमें ज़्यादा उलझना नहीं है अपने को। राजस्थान रत्न पुरस्कार जो है 2012 में इन्हें मरणोपरांत दिया गया था अल्लाह जिल्लाबाई को, जो कि मांड गायिका है, बीकानेर की है। और फेमस गीत इनका है जो कि केसरिया बालम, आओ नी पधारो हमारे देश के नाम से ही गाती हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त हो चुकी हैं। फिर जो है गौरी देवी की बात हम करते हैं। तो ये गौरी देवी पाली जिले की है दोस्तों। विशेषता ध्यान रखें, प्रसिद्ध क्या है? मांड गायिका है। उपाधि इसको मांड मल्लिका कहा जाता है, इनकी उपाधि है। और राजस्थान की कोकिला के नाम से भी गौरी देवी को जाना जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। प्रमुख शैली जो है मांड है। अन्य जो है मेहंदी, रत्नारो, कलाली आदि जो हैं ये भी शैलियों जो है इनके गायन की रही हैं, लेकिन प्रमुख शैली जो है इनकी वो मांड है। और प्रमुखतः जो प्रश्न पूछा जाता है, एक तो ये पूछा जाता है कि इनका संबंध कहाँ से है, तो पाली जिले से है। और उपाधि क्या है, तो ये मांड मल्लिका के नाम से या राजस्थान की कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। फिर जो है अगली जो आपकी संगीतकार हैं उसकी बात अपन कर लेते हैं। बन्नो बेगम, जो कि जयपुर की हैं। कहाँ से हैं? जयपुर से हैं। प्रसिद्ध क्या है? मांड गायिका है। दरबारी मांड गायन शैली को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलवाई थी। किसने? बन्नो बेगम ने, जो कहाँ की हैं? जयपुर की हैं दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं मांगी बाई की। मांगी बाई मेवाड़ क्षेत्र की मांड गायिका है। उपाधि लोक सुरों की सहनाई। उपाधि क्या है? लोक सुरों की सहनाई कहा जाता है। मांगी बाई को अपनी मौलिक शैली में खटके और मुर्कियों का सहज प्रयोग कर मांड को नई ताजगी प्रदान की है।
यानी अपनी शैली में, मांड शैली में खटके और मुर्कियों का प्रयोग किसने किया है? तो मांगी बाई ने किया है, जो कि मेवाड़ क्षेत्र की क्या है, मांड गायिका है। इस बात का विशेष अपने ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो फिर जो है आगे बात करते हैं कर्णाराम। ये कर्णाराम प्रसिद्ध नड़ वादक हैं। नड़ एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्रों में हम बात करने वाले हैं इसकी डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो कर्णाराम नड़ वादक हैं, हालांकि अपनी मूंछों के लिए भी काफ़ी विख्यात रहे हैं। ये मूंछें काफ़ी लंबी है इनकी। तो प्रसिद्ध नड़ वादक के रूप में ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि कौन है, तो कर्णाराम का नाम आता है। फिर जो है गौरीबाई की बात करते हैं। तो गौरीबाई का जन्म जो है डूंगरपुर में हुआ। ब्राह्मण परिवार में होता है इनका जन्म दोस्तों। गौरीबाई का प्रमुख ग्रंथ है कीर्तनमाला, जिसमें 801 पद हैं। कौन सा ग्रंथ है? कीर्तनमाला। 801 पद हैं। विधवा थी, फिर कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। इसी कारण जो है इसे बागड़ की मीरा कहा जाता है। ये उपाधि बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बागड़ की मीरा कहा जाता है किसको? गौरीबाई को, जो कि डूंगरपुर की हैं, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। 1818 में इन्होंने यमुना जी में कहते हैं कि जल समाधि ले ली थी। ये प्रश्न भी एक बार पूछा हुआ है कि कौन सी गायिका ने जो है गौरीबाई के बारे में ये प्रश्न पूछा गया था कि जल समाधि ले ली थी। इसके बाद जमीला बानो, जो कि जोधपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका है। जमीला बानो जैसे जमीला है और जैसे जोधपुर है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये आपके प्रमुख संगीतकार थे, संगीतज्ञ थे। संगीत वाला जो है आपका टॉपिक था। इसके बाद जो है दोस्तों हम आगामी क्लास में रूबरू होंगे और अन्य जो प्रमुख संगीत व्यक्तित्व है उसका भी जो है हम बात करेंगे और फिर जो है आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी जो है, सभी को जय हिंद, जय भारत। मैं सुनील बादू आपसे इजाज़त चाहूँगा।